उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों पर राज्यसभा टेलीविजन की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। हम आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए जो मतदान हो रहा है। 4 चरणों के लिए वोटिंग हो चुकी है, 3 चरण अभी बाकी हैं। लगभग 140 विधानसभा क्षेत्रों में अभी मतदान होना है और 11 मार्च को नतीजे आने के बाद जो नई विधानसभा बनेगी वो इस विधान भवन में बैठेगी। 403 सदस्यीय विधानसभा होगी अगली विधानसभा। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के खांटी पत्रकार जिनका लंबा पत्रकारिता का अनुभव है हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान, साथ ही हमारे साथ हैं हिंदुस्तान टाइम्स की रेजिडेंट एडिटर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बायोग्राफर सुनीता आयरन। हमारे साथ हैं रामदत्त त्रिपाठी साहब जिन्होंने वर्षों बीबीसी के लिए काम किया है। हमारे साथ हैं कुलसूम तलहा साहिबा जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया और दूसरी एजेंसियों के साथ रह चुकी हैं। साथ ही प्रदीप कपूर साहब लंबे अरसे तक ब्लिट्स से जुड़े रहे और आजकल हार्ड न्यूज़ के स्थानीय संपादक हैं। मैं शुरुआत शरद प्रधान जी आपसे करना चाहूँगा। बहुत सारे उतार चढ़ाव चुनाव देखे हैं। उत्तर प्रदेश का जो ये चुनाव है किस मायने में अहम है और इसमें क्या इस बार नया रंग देखने को आपको मिल रहा है? इस बार ये कई वर्षों के बाद एक तो ये हुआ है कि यहाँ ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट हुआ है, त्रिकोणीय संघर्ष है, जो कि पिछले कई इलेक्शंस में नहीं देखा गया। 2 ही पार्टीज बीएसपी और एसपी की टक्कर होती थी। ये बड़ा अहम। और इस दफे क्योंकि बीजेपी ये जो 2012 का जो इलेक्शन था उसमें बीजेपी की परफॉर्मेंस बहुत खराब थी, जिसमें अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर बने थे और बड़ी अच्छी बहुमत लेकर के आए थे जो उनके पिता भी नहीं लेके आ सके थे। तो इस वजह से और बीच में 2014 में क्योंकि नरेंद्र मोदी का फिनोमेना हुआ और बड़ी जोरों में उनको यहाँ पे विक्ट्री मिल गई जिसकी वजह से वो प्राइम मिनिस्टर बने। इस वजह से बीजेपी को में काफी जोशो खरोश आ गया इस इलेक्शन में। तो कॉन्टेस्ट हो गया, बीजेपी के एक मेन पार्टी बन गई और मायावती इस दौरान कुछ कमजोर पड़ गई। तो अब ये फिर भी जो नतीजे हैं वो बड़े अहम होंगे क्योंकि क्या होता है, अखिलेश यादव वापस आते हैं कि नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव ने बहुत से काम ऐसे करे हैं जो पहले मुख्यमंत्रियों ने नहीं करे। बीजेपी के पास घूम फिर करके जो है वो एक ही मुद्दा उसको कम्युनलाइज करने पे उतर आए। बहुजन समाज पार्टी ये कोशिश कर रही है कि हम ही लॉ एंड ऑर्डर सुधार सकते हैं। अब वक्त बताएगा कि क्या होगा। सुनीता आयरन साहब, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश बदनाम रहा है भ्रष्टाचार के लिए, जातिवाद के लिए, परिवारवाद के लिए और सांप्रदायिकता के लिए भी, और जो मुख्य दल हैं वो कहीं ना कहीं इन आरोपों से जुड़े हुए हैं। ऐसे में नई विधानसभा की क्या तस्वीर देखती हैं आप? ये तो कहना बहुत मुश्किल है क्या तस्वीर देखेंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो मुद्दों पे चुनाव होना था, जो हमने सोचा था कि कुछ मुद्दे उठेंगे, अब की बारी 2017 का चुनाव है, उसमें डेवलपमेंट होगा, लॉ एंड ऑर्डर होगा, वो अब चुनाव के मुद्दे नहीं रह गए हैं। जैसे जैसे इलेक्शन करीब 4 फेजेस हो गए, अब वो बिल्कुल कास्ट पे, वही जाति पे ही इलेक्शन सिमटता जा रहा है और जाति के अलावा 3 पर्सनालिटीज पे चुनाव हो रहा है। भी हो रहा है जैसा जी, क्रिमिनल हुआ, वो फेज निकल गया, पहली दूसरी में हुआ क्रिमिनल, पहली दूसरी फेजेस में। अब थोड़ा आगे जब बढ़ेंगे वो गोरखपुर और वाराणसी की तरफ तब होगा। पर सबसे ज़्यादा जो चीज़ नज़र आती है कि ये 3 ये पहले नहीं होता था यूपी में, बट अब की बारी 3 पर्सनालिटीज़ के अराउंड ये घूम रहा है। अखिलेश यादव जी जो जिनकी एक ब्रांड की तरह उभरे हैं एंड ही हैज़ कल्टिवेटेड अ गुड इमेज, बहुत पॉपुलर है। नरेंद्र मोदी जी जो 2014 से थोड़ा सा उनका कम हुआ है ग्राफ, बट अभी भी वो एक पर्सनालिटी है। एंड मायावती जी का एक अपनी पर्सनालिटी, उनके अपने वोटर्स हैं। तो अब की बात कास्ट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात कर लीजिए और थोड़ा सा पर्सनालिटी की बात कर लीजिए, तो इसलिए क्या तस्वीर होगी ये मैं नहीं कह सकती आज की तारीख में, बिकॉज इट इज़ अ वेरी नेक टू नेक। एंड मायावती जी भी धीरे धीरे अपनी जगह बना रही हैं, तो इट्स टू अर्ली टू से। रामदत्त जी, उत्तर प्रदेश गैर कांग्रेसवाद की राजनीति का एक ज़माने में गढ़ रहा है और कहा जाए कि गैर कांग्रेसवाद यहाँ से मजबूत हुआ तो गलत ना होगा। उसके बाद अब गैर भाजपावाद की बात हो रही है और जो गठबंधन बना है, एक बड़ा गठबंधन, वो बीजेपी को शायद इसी मकसद से रोकने के लिए बना है। और दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका अपना एक वोट बैंक है, वो लोकसभा चुनावों में कोई सीट न जीत पाई लेकिन तब भी लगभग 20% मत हासिल किया। तो ऐसे में ये गैर भाजपावाद का क्या आप भविष्य देख रहे हैं? देखिए, अब कांग्रेस इस हालत में नहीं कि कोई उसका विरोध करे।
तो और समाजवादी पार्टी की भी ये स्थिति है, खुद मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि भाई जो पारिवारिक झगड़ा था उसमें हम कमजोर पड़ गए थे। तो ये बेसिकली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का बेसिकली गठजोड़ है। ये कोई उस तरह का बड़ा गैर भाजपावाद का नहीं है, क्योंकि पहले कोशिश हुई थी कि इसमें अजीत सिंह, लालू यादव, नीतीश कुमार या शरद पवार और लोग भी आए, तो वो नहीं आए और मायावती भी नहीं आई, क्योंकि 93 में हमने देखा था कि जब एक वास्तव में बड़ा सांप्रदायिक उभार हुआ था तो ये दोनों साथ आ गए थे। तो ये इन दोनों दलों की, सपा की और कांग्रेस की अंडरस्टैंडिंग है और उसका मुख्य मकसद शायद ये है कि जो माइनॉरिटीज का वोट है वो कंसोलिडेट रहे, वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ न जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में कैंडिडेट खड़ी किए हैं माइनॉरिटीज से। लेकिन 4 चरणों में तो वो माइनॉरिटी वोट डिवाइड होता हुआ नजर आया है। हाँ, डिवाइड तो 2 वजह से होगा, क्योंकि एक तो कंफ्यूजन है कि किसकी सरकार बन रही, कौन लड़ रहा है, और दूसरे क्या होता है कि विधानसभा चुनाव में बहुत सारे पर्सनल रिश्ते भी होते हैं, लोकल कैंडिडेट होते हैं, उसकी तरह नहीं होता लोकसभा की तरह। तो जो लोकल लोगों के अपने काम होते हैं, रिश्ते होते हैं, वो भी इसमें मायने रखते हैं इस चुनाव में। उसमें लोग ये देखते हैं कि भाई ये मेरी जान पहचान का, ये मेरे इलाके में काम किया है, तो फिर वो ये नहीं देखते कि इसका बड़ा राष्ट्रीय लेवल पे या प्रदेश स्तर पे क्या उसका असर होगा। कुलसुम, आप इस इलेक्शन को किस तरह से देखती हैं और 2012 के मुकाबले ये इलेक्शन किस तरह से मुख्तलिफ है और इसमें कोई नए इश्यूज क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज जो इस इलेक्शंस में और हर इलेक्शंस में होती है, माइनॉरिटी वोट जो है वो बहुत मायने रखता है हर वक्त। हर बार यही होता है क्योंकि वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है। इस बार भी ऐसा ही है, लेकिन माइनॉरिटी के दिमाग में बहुत एक कंफ्यूजन सा है कि किधर जाएं या नहीं जाएं। और इस बार मुद्दे कम हैं, लेकिन जो जुबान है, जो बोलने का तरीका है, वो अलग अलग पार्टीज अलग अलग फेज में अलग अलग बोली अपना रही हैं। चाहे वो ये कहें कि आपको डिवाइड करने के लिए वो अपने वोट को पोलराइज करने के लिए वो मुद्दे उठा रही हैं, या वो इसलिए कहें कि वो अपने वोटर्स को रीच करना चाह रही हैं। और आप देखेंगे कि हर पार्टी ये वेट करती है कि एक पार्टी का स्पोक्स पर्सन क्या कह रहा है, ताकि हम उसी को काउंटर कर सकें। तो इस चुनाव में जानवर भी आ गए, गधे भी आ गए, और बहुत सी चीज़ों के बारे में जिक्र हुआ जो पिछले इस तरह की, तो जो ज़बान में, और ख़ासकर हम ऐसे शहर में बैठे हैं जहां ज़बान का बहुत ही महत्व है, उसकी इम्पोर्टेंस है। तो इस चुनाव में बड़े कद्दावर जो लीडर्स थे, उनका भी लेवल ज़बान के उसमें तौर में बहुत ही गिरा है, जो जनता के लिए एक बहुत अच्छा संकेत नहीं है। और माइनॉरिटी का जहां तक सवाल है, माइनॉरिटी हमेशा कंफ्यूज रही है और उसका वोट एंटी बीजेपी रहा है, लेकिन वो एंटी बीजेपी वोट हमेशा डिवाइड हुआ। प्रदीप कपूर साहब, पिछले साल बिहार में चुनाव हुआ और वहां भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल थी उत्तर प्रदेश की, और वहां एक गठबंधन बना जिसको बीजेपी के गठबंधन के मुकाबले में लोगों ने ज्यादा पसंद किया, और लेकिन ये कहा गया कि साहब वो एक फॉर्मिडेबल अलायंस था और इसलिए वो कामयाब हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश में लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने की स्थिति में शायद अकेले कोई दल नहीं है, ऐसा लगता है आपको? देखिए, ऐसा मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि अभी तो इलेक्शन चल रहा है, 3 बाकी है, और ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, जिस तरीके की चीफ मिनिस्टर की और राहुल यादव की इनके रोड शोज हुए हैं, इनकी जो मीटिंग हुई है, उसमें जो जनसमूह आ रहा है, कितना रिस्पॉन्सिव है। मैं स्वयं अभी इलाहाबाद में था और मैंने अखिलेश यादव और राहुल का जो रोड शो पूरा 13 किलोमीटर इनके साथ चल के मैंने देखा, जिस तरीके के समाज का हर वर्ग इनके साथ सड़क पे आया हुआ था और जिस तरह का एक स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स था। तो मैं ये नहीं मानता कि गठबंधन कहीं संकट में है, लड़ाई में है, और लड़ाई में जाहिर बात है कि बीजेपी भी है और बहुजन समाज पार्टी भी है। लेकिन इस इलेक्शन में मैं खास बात ये देख रहा हूं कि पिछले 30-35 साल में कि इस देश का कोई भी प्रधानमंत्री इतना ज्यादा एग्रेसिव होकर और इतना ज्यादा मीटिंग नहीं कर रहा है जितना कि मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के पास उत्तर प्रदेश में कोई फेस नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर ही फेस है और वही जो है सबसे ज्यादा कर रहे हैं। और उनकी तरफ से भी जिस तरीके के लफ्ज इस्तेमाल हुए, जिस तरह की बातें हुई, तो लोगों ने कहा कि भाई प्रधानमंत्री को इस तरह के हल्के शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। तो ये एक इस इलेक्शन में नई बात देखने को मिल रही है कि प्रधानमंत्री कभी भी, आप देख रहे हैं नेहरू के जमाने से लेकर अब तक, कभी भी किसी स्टेट असेंबली के इलेक्शन में कभी कोई प्रधानमंत्री इतना इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। तो ये एक खास बात इस इलेक्शन में दिखाई दे रही है।
शरद प्रधान साहब, अभी नोटबंदी एक बहुत बड़ा सवाल था, लेकिन हम देख रहे हैं जहां से भी बात करते हैं लोगों से, लोग कहते हैं नोटबंदी का असर नहीं रहा है इस चुनावों में, और बीजेपी के खिलाफ जो एक माहौल था वो उस तरह से नजर नहीं आता। यानी 2012 में जो पार्टी 46 सीटें जीती थी और 2 साल पहले लोकसभा चुनावों में कहते हैं कि 350 के करीब विधानसभा सीटों पे उसको जी, तो कहां बीजेपी खड़ी हुई नजर आती है और उसके क्या प्रोस्पेक्ट्स नजर आते हैं? देखिए, वजह क्या हुई कि 2012 में जो माहौल था, जैसा मैंने बताया, उस जमाने में बीजेपी का कोई वजूद ही नहीं था यहाँ पे। उसके बाद ये जो 2014 में मोदी फिनोमेना हुआ, वो वोट मोदी के नाम पे मिला, क्योंकि धीमे धीमे हमारे यहाँ कंट्री में इलेक्शंस पर्सनालिटी ओरिएंटेड होते जा रहे हैं, तो मोदी सेंट्रिक इलेक्शन में मोदी के नाम पे वोट पड़ा। और वजह मेरे राय में ये भी थी कि मोदी ने उस जमाने में कम्युनल बात नहीं करी, कोई हिंदुत्व का कार्ड नहीं प्ले किया, तो वो अपना दायरा बढ़ा पाए, वरना हिंदुत्व की बात करने से अपने लिमिटेड। मुजफ्फरनगर दंगों का अंडर करेंट तो था सिर्फ उस रीजन में, एक छोटी सी पॉकेट में वेस्टर्न यूपी के, बाकी जगह मुझे नहीं लगता है कि हिंदुत्व के नाम पे वो कहीं उन्होंने प्ले अप ही नहीं किया। और आज की डेट में जिस तरीके से वो चेंज हो रही है, उनकी जुबान बदल रही है और वो हिंदू मुस्लिम बात करने लगे हैं, उससे जाहिर होता है डेस्परेशन। और ये जो फर्क जो आया है, जो मैंने बताया, वो जो पर्सनालिटी ओरिएंटेड हुआ, उससे ये जब डिमोनेटाइजेशन भी हुआ तो ये डायरेक्ट जो एंगर था या कुछ लोगों को खुशी भी थी, वो सिर्फ मोदी के नाम पे थी। और उस टाइम पे ऐसा कुछ नजर भी आया कि एक हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में एक डिवाइड क्रिएट हो गया, रिच एंड पुअर का डिवाइड। तो उस दौरान एक दौर चला जब एक जो गरीब आदमी था वो मोदी की वाहवाही भी करने लगा, बाकी ज्यादातर लोग नाराज थे। तो उसका अब वक्त के साथ जिस तरह ईज आउट हो गया, करेंसी का फ्लो बढ़ गया, इजी अवेलेबिलिटी, अच्छा ह्यूमन मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है, तो धीमे धीमे लोग तकलीफें भूल जाते हैं, और खासतौर से वो तबका जो बेचारा गरीब है। तो वो जो दौर था जिसमें जो एंगर था वो निकल गया। ये जरूर है कि लोगों के दिमाग में एक उम्मीद थी कि शायद मोदी बजट में उन गरीबों के झोली में कुछ डाल देंगे, वो नहीं हुआ, तो उसका भी मुझे लगता है नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। और एक और चीज है जो मोदी के लोगों ने, आरएसएस वालों ने एंटी रिजर्वेशन रिमार्क, मनमोहन वैद ने जिस तरह बोला है, उसका मुझे लगता है नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है सुनीता जी, आप कितना सहमत हैं जो शरद जी ने अभी एनालिसिस किया, विश्लेषण किया, और ये कि क्या विकास के नाम पे वोट उत्तर प्रदेश में पड़ेगा? देखिए, एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि 2014 में जब मोदी जी आए थे और वो बीजेपी प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के लिए, उन्होंने हिंदुत्व की बात नहीं करी, बट उनका चेहरा ही हिंदुत्व का था, इसलिए उनको बात करने की कोई जरूरत नहीं थी। वो गुजरात से आए थे, छवि लेकर आए थे, और उन्होंने एक तरह से एक कॉकटेल ऑफ हिंदुत्व प्लस डेवलपमेंट प्रेजेंट किया और सोशल मीडिया का बहुत इस्तेमाल करा। उनकी रैलीज बहुत अच्छी हुई और उसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस से लोग बिल्कुल तंग आ चुके थे, इतना करप्शन के केसेस आ चुके थे, उन्होंने वोट करा। डिमोनेटाइजेशन पे चर्चा बहुत है, अगर आप गांव-गांव जाइए आज की तारीख में, हर आदमी कहता है कि मेरे परिवार में मुझे बहुत तकलीफ हुई, मैं इतने घंटे खड़ा रहा। अब वो कितना इस इशू पे जाके वोट करेगा मैं नहीं जानती हूँ। वो रामदास जी, आपका क्या नजरिया है कि क्या ये जो मुद्दे हैं जिन पे पूरा देश एक जमाने में काफी नाराजगी का इजहार कर रहा था, जाहिर है उत्तर प्रदेश में भी वो था, लेकिन इतनी जल्दी फेज आउट हो जाएगा? और दूसरे ये कि जो 12 और 14 के बीजेपी की स्थिति थी, उसमें आप आज की तारीख में बीजेपी को कहां खड़ा देखते हैं? देखिए, पहली बात तो प्रधानमंत्री ने जानबूझ के एक पाला बदला है। जो एक उनकी छवि बन गई थी कि वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के दोस्त हैं, अडानी अंबानी का नाम लिया जाता था, महंगा सूट पहनते हैं, तो मुझे लगता है उनको ये लगा कि हमें गरीबों के पाले में खड़ा होना होगा, और इसलिए वो नोटबंदी, आज गरीबों की बात करेंगे, मैंने बड़े लोगों को बर्बाद कर दिया। तो वो गरीब आदमी इसी में खुश है कि इसने बर्बाद कर दिया, भले उसका उद्योग धंधा चौपट हो गया हो, बाहर से लोग दिल्ली बम्बई से आके गांव में आ गए हों, दिहाड़ी, वो इस उम्मीद में है कि 10-20 लाख रुपए कुछ मिल जाएगा। जहां तक बीजेपी की बात है कि देखिए, उस समय एक जो था, चूंकि मायावती या मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री की रेस में नहीं थी, तो उस समय लोअर ओबीसी, जो गरीब दलित में भी, और जो यादव या ओबीसी, इन लोगों ने भी उसमें एक सपोर्ट किया था। और मुझे लगता है कि उस समय प्रधानमंत्री ने खुद के जो दावेदार थे, तो इसलिए उन्होंने उस तरह की बातें नहीं की। जो उनके फुट सोल्जर हैं, आरएसएस और वीएचपी के लोग गांव-गांव काफी सक्रिय थे कि भाई ये आएंगे तो हमारा जो हिंदुत्व का मुद्दा उभारेंगे। मुझे लगता है कि इस बार वो फोर्सेस उस तरह से सक्रिय नहीं है।
और जिस तरह से कैंडिडेट जिताऊ कैंडिडेट के नाम पे तमाम इंपोर्ट किए हैं, तो उससे कहीं न कहीं यूपी बीजेपी और सेंट्रल बीजेपी में एक बीच में कहीं गैप है, डिस्कनेक्ट है। और शायद इसीलिए मोदी जी को और अमित शाह को ज्यादा रैलियां करनी पड़ रही हैं। और दूसरे, उनको लग रहा है कि हम चूंकि 3 साल में कोई बड़ा डिलीवर नहीं कर पाए कोई चीज, तो फिर वो कब्रिस्तान और स्मशान जो बात वहां से हुई थी, वो रोजगार नहीं दे पाए, तो वो बात उन्हें बड़ी नागवार गुजरी है। जी कुलसुम, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि बिहार के चुनावों में महिलाओं का वोट एक बहुत अहमियत रखता था और नीतीश कुमार की विकास पुरुष की भी एक इमेज थी, बच्चियों को स्कूल भेजना, उन्हें साइकिल देना, ये सारे काम उत्तर प्रदेश में भी हुए, लैपटॉप भी बांटे गए, साइकिलें भी दी गई। तो क्या उस वजह से अखिलेश यादव कोई अपनी इमेज बना पाए और इसलिए उन्हें वोट मिलेगा? देखिए, जहां तक डाउन टू अर्थ वाली स्कीम्स हैं और खासकर महिलाओं से रिलेटेड, तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के पास बहुत सी ऐसी स्कीम्स रही हैं जिससे बच्चे, महिलाएं, परिवार उनसे जुड़े हैं। और इसीलिए शायद अगर देखा जाए तो महिलाओं का जो परसेंटेज है वो बढ़ा भी है। मुझे लगता है इसीलिए महिलाएं एज ए कैंडिडेट भी बहुत आई हैं। और सबसे अच्छी बात इस बार के चुनाव में ये है कि किसी की बेटी, किसी की बहू सामने आई है, जो पहले नहीं हुआ, क्योंकि पॉलिटिक्स हमेशा एक मेल डोमिनेटेड एक एरिया माना जाता था और उस हिसाब से औरतों के लिए बहुत अच्छा भी नहीं माना जाता था। पर जब कोई वालिद या कोई बाप अपनी बेटी को पॉलिटिक्स में लाता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि उससे लगता है कि ये फील्ड भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड है। तो इसलिए महिलाओं का बहुत बड़ा रोल रहा है। और देखने में भी आया है कि अखिलेश जी की पत्नी खुद जो एमपी हैं, वो भी साथ साथ स्टेज पे आई हैं। और तो इसलिए एक जो पिक्चर ऑफ फैमिली आती है, वो एक महिला के साथ में होने से जरूर आती है और उसका फायदा इस गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है। प्रदीप जी, उत्तर प्रदेश मंडल और कमंडल की भी प्रयोगशाला रहा है और कहा यह जा रहा है कि जो जातिगत समीकरण बनाए गए थे समाजवादी पार्टी के पक्ष में, उसमें काफी कमी आई है, नॉन यादव बैकवर्ड्स हटा है, ऐसा लोगों का मानना है। वैसे ही बीएसपी के साथ कहा जा रहा है कि जो उनके साथ में नॉन जाटव जातियां थीं, वो शायद दूर हुई हैं। इसमें कहीं कोई सच्चाई देखते हैं और क्या इसका फायदा बीजेपी उठा रही है? नहीं, आप कुर्बान साहब ठीक कह रहे हैं कि मंडल और कमंडल दोनों ही इस चुनाव में जो है इस्तेमाल किया जा रहा है अपने अपने हिसाब से। और जिस तरीके का मोबिलाइजेशन, देखिए बीजेपी बहुत ज़माने से इस पे काम कर रही थी कि नॉन यादव ओबीसीज को अपनी ओर खींचने के लिए। और इसी तरह से दलितों में आप देखिए कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली, तो वो सबसे ज़्यादा जो है एग्रेसिव दलित कार्ड खेल रहे थे दलितों को रिझाने के लिए। और नॉन जाटव दलित को जो है अपनी ओर खींचने के लिए उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर से लेके बहुत काम किए और उन्होंने ये इस बात का एहसास दिलाया कि वो जेन्युइनली कुछ करना चाहते हैं। तो इसका उनको जो है बहुत कोशिश की है कि दलित जो वोट बैंक है मायावती का और जो एमबीसी है, उसको भी जो है अपनी ओर खींचने की कोशिश की है। तो मंडल भी खेला और कमंडल भी खेला कि उन्होंने जो है वो पूरा जो है कम्युनलाइज करने के लिए जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, तो इस वक्त जो है मंडल और कमंडल दोनों चल रहे हैं। हम इस चर्चा के बिल्कुल अंतिम चरण में हैं और 30-30 सेकंड में मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात रखें। शरद प्रधान जी, आप नई विधानसभा किस तरह की देख रहे हैं? क्या त्रिशंकु होगी या स्पष्ट बहुमत वाली? मुझे तो लगता है कि त्रिशंकु की तरफ बढ़ रहे हैं हम क्योंकि जिस तरह से जुबान में बौखलाहट दिख रही है और हर एक के दिखने लगी है, तो किसी को ये कॉन्फिडेंस नहीं रहा है कि उन्हें बहुमत मिल रहा है। शायद यही असेसमेंट लगता है इसकी। सुनीता जी, आप क्या सोचती हैं? मुझे ऐसे लगता है कि पिछले 2 चुनावों में वोटर ने एक क्लियर मेजॉरिटी दी और टेक्नोलॉजी एक उसका रीजन है कि एक दूसरे से बात करते हैं, पता चलते हैं। ऑन द सरफेस लगता है हंग हाउस होगा, पर मेरे को लगता है वोटर बहुत चमत्कार मिरेकल्स करते हैं एंड आई थिंक विल हैव अ। तो आपको लगता है कि शायद कोई एक दल या गठबंधन जी स्पष्ट बहुमत पा लेगा? समझना मुश्किल हो रहा है क्योंकि ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है, सब लड़ रहे हैं बड़ी तेजी से, बट कभी कभी वोटर्स अच्छी डिसीजन लेते हैं। होपफुली उम्मीद करते हैं कि क्लियरर टू मेजॉरिटी, नियरर टू मेजॉरिटी कोई आ जाए। रामदास जी, उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि जो 25% मत पाती है पार्टी, वो 80 और 100 के बीच में रुक जाती है और जो 29% पाती है वो 220-25 पे को क्रॉस कर जाती है। और ऐसे में जबकि भारतीय जनता पार्टी की भी भूमिका एक खासी अहम हो गई है, न सिर्फ एसपी बीएसपी बल्कि वो भी एक मेजर प्लेयर है, आपको किस तरह की विधानसभा बनती नजर आ रही है?
देखिए, चूंकि त्रिकोण है लड़ाई, और हमने देखा कि 93 में भी ये था और 96 में, तो क्लियर मेजॉरिटी तो मुश्किल लगती है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति शासन की नौबत नहीं आएगी। लेकिन ये सूरत भी आ चुकी है। हमने 1996 में देखा था कि नई विधानसभा 6 महीने तक सस्पेंडेड एनिमेशन में रही थी। वही बहुत चीजें बदल गई हैं। जी। हम लोग क्यों पुरानी उस पे बहुत चीजें बदल गई। हाँ। चलिए, आप बहुत उम्मीद मोमेंटम है। अब बन भी रहा है, एक मोमेंटम अब बन रहा है थोड़ा। जी कुलसुम, आपको क्या लगता है कैसी होगी उत्तर प्रदेश विधानसभा 11 मार्च को? जो भी कैंडिडेट्स हैं पॉलिटिकल पार्टी, जिस कॉन्फिडेंस से वो ये क्लेम कर रहे हैं कि 300 प्लस सीट्स लाएंगे, उससे तो जो आप 403 की असेंबली बता रहे हैं, ये तो कम पड़ जाएगी बैठने के लिए। हाँ, लेकिन आप ये देखिए कि जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं या जो लोग इसको, उनमें से किसी के पास कोई डायरेक्ट जवाब नहीं है कि कौन सी सरकार या कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी। इससे लगता है कि शायद जवाब तो हर बार जनता देती है, लेकिन अब की से वो जो जवाब देगी उसकी जानकारी ना तो पॉलिटिकल पार्टीज को है, तभी उनमें इतनी बौखलाहट है, और ना वो लोग जो इलेक्शन को एनालाइज करते हैं उनको भी कोई सही तरह से समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी पार्टी की अलाइन हो सकती है। एक छोटी सी बात ये, जो इलेक्शन कमीशन है जी चुनाव प्रचार में इतना करटेल कर दिया है सारी चीजों में, तो थोड़ा जो इंडिकेटर होते थे कि पोलिंग बूथ के बाहर किधर भीड़ है या पब्लिक प्रचार में किसके यहाँ झंडा बैनरे लगे, तो वो भी इसकी वजह से भी कुछ था लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ये बात तो सही है कि वोटर्स के साथ बड़ी नाइंसाफी है जी। क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन का शिकंजा कसा हुआ है, ऐसा लगता है कि सारा जोर उस पे है जी। वोटर को फ्रीडम नहीं है मालूम होने की कौन कौन खड़ा है। प्रदीप कपूर साहब, मैं यहाँ लखनऊ में पिछले 3-4 दिन से सुन रहा हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग अंडर करेंट है, उसके क्या मायने हैं और क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा त्रिशंकु विधानसभा होगी या पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी? देखिए कुर्बान साहब, जो हम घूमे हैं, सबकी मीटिंगें देखी हैं, तो पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री की मीटिंग में भी भीड़ है, अमित शाह की मीटिंग में भीड़ है, मायावती की भीड़ है, अखिलेश और राहुल की मीटिंग में भी भीड़ है, उनके रोड शो भी अच्छे हैं, तो भीड़ तो सब जगह आ रही है। और जहाँ तक मेरा अपना विश्वास है या जो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं देखिए अच्छा, जहाँ भी गए वोटर से बात की, वोटर साइलेंट है। और ये सेशन ने जब से कि ये जो पूरा इलेक्शन को जो देखने का मौका मिलता था वो खत्म हो गया है, तो मुझे लगता है कोई ना कोई करंट जरूर है जिसको कि पकड़ नहीं पा रहे हैं, और क्लियर मैंडेट कहीं ना कहीं किसी अलायंस को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को जरूर मिलेगा। मेजॉरिटी होगा, क्लोज टू मेजॉरिटी हो सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि साहब ये जो है कंस्टिट्यूंसी टू कंस्टिट्यूंसी, कैंडिडेट टू कैंडिडेट, पार्टी टू पार्टी वेरी कर रहा है, इसकी क्या वजह? ये तो इसकी वजह ये है कि कोई वेव नहीं है। हमेशा ये वैसे भी होता है, लेकिन नहीं, 2007 में नहीं था, 2012 में नहीं था, और दीवार पर लिखी हुई इबारत थी 50% ऑफ द सीट्स 2006 आई थी मायावती जी, तब भी 196 या 200 सीट्स अलग गई थी, 100 उसमें कर लीजिए। उसी तरह से जब इनकी आई थी 220 आई थी, तो ऐसा नहीं है कि कोई 300 350 सीट लेकर आ रहा है जो हम कहें कि बिल्कुल यूनिफॉर्म है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि इट डजंट, इतना तो वेरिएशन एक होगा। वजह ये है ना कि जब आमने सामने चुनाव होता तो सपा और बसपा, तो जो भी नाराज लोग होते थे, डिसगंटेड होते थे, वो दूसरे पाले में कोई मजबूरी नहीं थी। अब ये जो तीसरा विकल्प बीजेपी का उभर आया है, उसमें कितना इधर कटेगा कितना इधर कटेगा और क्या जुड़ेगा, वो थोड़ा अभी आकलन करना। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मैं कहना चाहूंगी, आपने नहीं कवर करा है, वो है यंग कॉन्स्टिट्यूट, जो यूथ है वो मोदी जी को भी पसंद कर रहा है और अखिलेश जी को भी पसंद कर रहा है, दोनों में बटा हुआ है, बट अब की बारी वो डिसाइसिव होगा। किस तरफ, क्योंकि डिसाइसिव वोट वही रहता है। पिछले बार भी अखिलेश को जिस तरह वोट मिला, लेकिन 224 सीटें मिली, लेकिन वही यंग वोटर चला गया मोदी को। इस दफे वो किधर ड्रिफ्ट करता है, बड़ा मैटर करेगा। और एक और हमने इस जो क्षेत्रीय दल है, खास करके राष्ट्रीय लोकदल की अगर बात करें, वो भी इस बार अलग होकर के आया है, और उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने काफी जगह काफी चैलेंज किया है बीजेपी को। बिल्कुल नहीं, वो एक काम और किया है, उन्होंने समाजवादी पार्टी के जो बागी लोग हैं ना, उनको भी एक प्लेटफॉर्म दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आरएलडी केवल वो मेरठ आगरा डिवीजन के नहीं, बल्कि बाकी जगह भी वो बलिया से वोट काटने के लिए, बलिया से लेकर और बाकी जगह में वो किधर उनकी डील होती है। तो ये जो सपा की जो अंदरूनी लड़ाई है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद प्रधान साहब, सुनीता एरन साहिबा, दामोदर त्रिपाठी जी, कुलसुम तला साहिबा और प्रदीप कपूर जी हमसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों पर इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, बात करने के लिए। तो
इन राजनीतिक पंडितों का मानना यह है कि कोई स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ या कोई वेव जिसको कहें नजर नहीं आ रही है। बहरहाल नतीजे 11 मार्च को आएंगे और तभी ये तय होगा कि उत्तर प्रदेश में कौन सरकार बनाएगा, लेकिन उस पर अभी भी बहुत सारे सवाल या निशान लगे हुए हैं। फिलहाल राज्यसभा टीवी की इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।